मैंने आपकी प्रोफाइल में एक चीज ये भी देखी कि आप जेआरएफ है, फिर एसआरएफ। देखिए, मैंने कभी भी अपनी एकेडमिक लाइफ को और अपनी पर्सनल लाइफ को अलग अलग नहीं किया है। नहीं नहीं, अभी तक तो एज सच स्टूडेंट से कोई प्रॉब्लम हुई नहीं है। हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ हैं डॉक्टर विवेक देशवाल और आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। थैंक यू डॉक्टर विवेक, आपने अपना कीमती वक्त दिया। पहले आप ये बताइए कि आप रहने वाले कहाँ के हैं, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। ओके, एट फर्स्ट थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर ऑन दिस प्लेटफॉर्म। मैं बेसिकली बिलोंग करता हूँ उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में एक कस्बा है सियाना, तो मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। और स्कूलिंग की अगर बात की जाए तो मैंने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की सेंट मेरीज कॉन्वेंट से। उसके बाद फिर ग्रेजुएशन करने के लिए मैं अलीगढ़ चला गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। और वहाँ से मैंने बीकॉम ऑनर्स किया। फिर बीकॉम के करने के बाद में फिर मेरा एमबीए रहा और उसके बाद में फिर डॉक्टरेट। अच्छा, मतलब ये सारी चीज़ें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ही हैं, ये हाँ, सारे कोर्सेज। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और फिर डॉक्टरेट। मैं अपने आप को फॉर्चुनेट समझता हूँ कि मुझे एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिली, जहाँ से मैंने ये कंप्लीट किया और जहाँ से मुझे सीखने को बहुत कुछ मिला है। अच्छा, इसका मतलब 3 साल ग्रेजुएशन, 2 साल पोस्ट ग्रेजुएशन आई गेस, और फिर पीएचडी। पीएचडी में आपको कितना टाइम लग गया लगभग। पीएचडी को कंप्लीट करने के लिए मुझे 5 साल का टाइम लगा। और उसी दौरान क्योंकि कोविड 19 की सिचुएशन भी थी, तो उससे भी काफी कुछ फेस किया। कुछ डिफिकल्टीज आई। और बाकी जो प्रॉब्लम्स थी उसको फेस करते हुए फिर आगे बढ़े। और जो टाइम स्टिपुलेटेड था हमें, उसमें ही मैंने अपना जो पीएचडी थी वो कंप्लीट की। अच्छा, तो आपने लगभग 10-11 साल गुजारे हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एज अ स्टूडेंट। जी जी। यस। और फिर जॉब, वहाँ से डायरेक्ट आपको जॉब, कैंपस प्लेसमेंट, या हाउ इट वेंट। एक्चुअली मैं अलीगढ़ गया था अपने फाइनल वाइवा के लिए। और अच्छा। उसी दौरान फाइनल वाइवा के टाइम पर ही मुझे कॉल आई चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से। और फिर मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया। अच्छा। अच्छा। बिकॉज आई वॉज अप्लाइंग इन बिटवीन दैट, सो आई गॉट कॉल फ्रॉम हियर। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे ज्वाइन सीधा कर लिया। हाँ, वहां से मैं सीधा फिर इधर आ गया। अच्छा, मैंने आपकी प्रोफाइल में एक चीज़ ये भी देखी कि आप जेआरएफ है, फिर एसआरएफ। तो ये कैसे, मतलब आपने कैसे प्रिपरेशन करी। जो भी व्यूअर्स हैं, आप उनको क्या गाइडेंस देना चाहेंगे, कैसे मतलब नेट क्वालिफाई करना ही बहुत मुश्किल होता है, जेआरएफ और एसआरएफ तो बहुत अलग बात है। आप क्या कहना चाहेंगे। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमारे गोल्स क्लियर हैं पहले से कि हमें क्या करना है, तो दैट वुड बी गुड। क्योंकि हम अपनी एनर्जी जो है वो इधर उधर वेस्ट नहीं करते हैं फिर। तो मास्टर्स के दौरान ही मेरा क्लियर था, जब मैंने मास्टर्स में एडमिशन लिया था उस वक्त ही मेरा क्लियर था कि आई हैव टू गो फॉर पीएचडी। और फिर मुझे हायर स्टडीज में जाने के बाद में फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ही जाना है। तो फ्रॉम द डे वन एमबीए में मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। और क्योंकि बेस जो था 11th 12th और उसके बाद में ग्रेजुएशन, दैट वाज क्लियर। तो मुझे उसमें कोई भी प्रॉब्लम आई नहीं। उसके अलावा फिर मैंने क्योंकि शुरू से ही मैंने चीज़ों को जो था थोड़ा क्लियर तरीके से अंडरस्टैंड करना शुरू किया था। और बेस क्लियर था, तो इस वजह से फिर मुझे कोई प्रॉब्लम आई नहीं। और मास्टर्स के फर्स्ट ईयर में ही फिर मेरा जेआरएफ जो था क्लियर हो गया था। इट वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट फॉर नेट और उसी में मेरा जेआरएफ हो गया था। अच्छा, आपने फर्स्ट ईयर में ही प्रिपरेशन शुरू करी और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपका जेआरएफ क्लियर हो गया। अच्छा, ये तो जी बहुत जी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम पहले से क्योंकि भले ही मैंने प्लान जो था पीएचडी के लिए और हायर स्टडीज के लिए मैंने बाद में बनाया था, इन द सेंस कि मास्टर्स में। लेकिन कहीं ना कहीं जो इंटेंशन थी वो क्लियर थी। पहले से ही जो बेस था वो क्लियर था। तो इसलिए मुझे कोई दिक्कत हुई नहीं। क्योंकि जो पीछे की जो चीजें रहती हैं, जो भी स्टडी में है, अगर वो चीजें क्लियर हैं तो आपको बहुत ज्यादा मशक्कत करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और क्योंकि मुझे एकेडमिक्स में ही जाना था, तो इट वाज इजी फॉर मी टू डील विद दैट। एकेडमिक्स में जाना था, ये आपका गोल स्कूल टाइम से था, या फिर मास्टर्स में आकर के आपने सोचा, या मतलब कैसे ये हुआ कि एकेडमिक्स में, क्योंकि देखिए, आजकल आजकल बहुत से लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि हमें तो गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, हम किसी जी भी जी तरीके से। बीकॉम करके खास जी। करके लोग कोशिश करते हैं, बैंकिंग की तैयारी करते हैं, मैंने बहुत लोगों को देखा है।
तो जी। आपका कुछ ऐसा नहीं है, आपने कुछ ऐसी कोशिश नहीं करी? नहीं नहीं, देखिए गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब ये चीजें, मुझे लगता है कि ये चीजें बहुत बाद में आती हैं। पहले चीजें आती हैं कि हमें करना क्या है, हमारा इंटरेस्ट किस चीज में है। ये तो हमारा एक परसेप्शन बना दिया गया है कि गवर्नमेंट में जाना है या फिर प्राइवेट में जाना है, लेकिन यहाँ पे ये बात नहीं होती है कि हमें करना क्या है एक्चुअल में। तो अगर हमें गवर्नमेंट जॉब मिल रही हो, भले ही कोई सी भी मिल रही है, हम उसमें चले जाते हैं। तो दैट इज द थिंग जो मुझे लगता है सही नहीं है, क्योंकि वी शुड गो इन दैट एरिया जिसमें हमें हमारा इंटरेस्ट है। तो कहीं ना कहीं जो एक इंक्लिनेशन था टीचिंग के लिए वो पहले से ही था, लेकिन एज अ करियर मैंने उसे नहीं देखा था, क्योंकि मैं बहुत इन्फ्लुएंस था अपने टीचर्स से। तो जैसे वो पढ़ाते थे, तो मैं हमेशा चाहता था कि आई विल ऑल्सो डू द सेम टाइप ऑफ थिंग, और वो चीज़ मैं करता भी था। मैंने स्कूल में देखा कि टीचर्स इतने अच्छे से पढ़ा रहे हैं, तो उस उन चीज को एक करने के लिए मैं फिर वही चीजें घर पे आके करता था। घर पे आई आई हैव वॉल जिस पे मैं बनाता था, मतलब जिस तरीके से टीचर्स लिखते हैं बोर्ड पे वैसे ही मैं करता था, और मेरा पढ़ने का तरीका भी वही था। तो आई थिंक उससे मुझे बहुत बेनिफिट हुआ, क्योंकि मुझे कहीं टीचिंग अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ी उस चीज को करने के लिए। जैसे ट्रेनिंग होती है, तो वो चीज में कहीं ना कहीं इनबिल्ड हो रही थी अपने आप ही। और इसी वजह से मुझे लगता है कि इस चीज का मुझे ये फायदा हुआ कि मुझे कहीं भी मुझे नोवाइस की तरह नहीं लगा। यूनिवर्सिटी में आने के बाद भी जब मेरी फर्स्ट क्लास थी, मैं डील कर रहा था, तो इट वाज लाइक दैट आई वाज टीचिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और वो सारी चीजें थी बिकॉज ऑफ द इंटरेस्ट विच आई वाज हैविंग इन दैट स्टडी। तो आई थिंक वो चीज बहुत जरूरी होती है। अगर हमारा इंटरेस्ट है किसी चीज में, तो उसमें हम ग्रो करने के चांसेस ज्यादा होते हैं और हम उसमें ज्यादा डेवलप कर सकते हैं। आप जैसे अकेले आप प्रैक्टिस करते थे, आपने कभी ये कोशिश नहीं करी कि आप स्टूडेंट्स को जैसे कोचिंग पढ़ाना या कुछ ऐसा, ऐसी चीजें नहीं करी आपने? नहीं नहीं, बात क्या था कि ड्यूरिंग द स्कूल टाइम आई वॉज डूइंग दैट। तो बिकॉज मैं ये सिर्फ इंटरेस्ट के लिए कर रहा था, मेरा कोई भी ऐसा मकसद नहीं था कि मुझे पढ़ाना है या कुछ करना है। हाँ, अगर मुझे चांस मिलता था किसी को कुछ बताने का, तो आई वुड लव दैट। लेकिन कभी भी मैंने उसे इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखा था। इट वॉज टोटली एन इंटरेस्ट, और खुद के स्किल्स को डेवलप करने के लिए मैं सोच रहा था। उसके बाद में ड्यूरिंग मास्टर्स मुझे मौका मिला बच्चों को पढ़ाने का एट एट प्राइवेट लेवल ओनली, कि बिकॉज दे आर इन पीएचडी। ये कंपलसरी था हमारे लिए कि हमें 75% अटेंडेंस जो थी वो हमारी कंपलसरी थी। तो हम कहीं भी इस तरीके से नहीं पढ़ा सकते थे, क्योंकि बिकॉज वी वर डूइंग अ फुल फ्लेज्ड रिसर्च इन दैट। उसके अलावा लेकिन इन द इवनिंग आई वाज हैविंग सम टाइम, जब मैं ट्यूशंस दे रहा था उस वक्त, तो जो एक रैपो होती है बच्चों के साथ में, आई वॉज एबल टू बिल्ड दैट। और वहां से मुझे शुरू में पता चला कि दिस इज द समथिंग विच आई कैन मेक करियर आउट ऑफ इट। तो और वहां वहाँ से पे, मैंने ये चीज की मास्टर्स के शुरू में मैंने स्टार्ट किया था पढ़ाना, और वहीं से मैंने क्लियर कर लिया था दैट आई हैव टू गो इन दिस प्रोफेशन। और इससे फिर कॉन्फिडेंस बिल्डअप भी हुआ होगा? हाँ बिल्कुल, क्योंकि जब हम जिन्हें पढ़ा रहे हैं उनसे हमारी एक बॉन्डिंग अच्छी हो जाती है, बच्चों से हम उनको कुछ सिखा पाते हैं और फीडबैक हमें मिलता है। तो that itself is something which gives us confidence. अच्छा, पीएचडी के दौरान क्या क्या दिक्कतें आती हैं? आप जैसे कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, तो हम्म। जो बच्चे कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं और पीएचडी करना चाहते हैं, तो उन्हें किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए? नेट जेआरएफ क्वालिफाई करनी चाहिए, उनकी क्या देखिए, नेट अप्रोच? जेआरएफ मुझे लगता है कि अगर बच्चों को एकेडमिक्स में जाना है, तो नेट जेआरएफ उनका होना कंपलसरी है, और वो होना ही चाहिए। क्योंकि उससे एक पैरामीटर है जिससे पता चलता है कि हाँ, जो थिंग्स हैं, जो चीजें हैं, सब्जेक्ट का स्टडी है और जो एरिया है वो क्लियर है, आती हैं चीजें। तो दैट इज सिंपली अ क्राइटेरिया। लेकिन उसके अलावा अगर किसी को इंटरेस्ट है किसी और चीज में, तो अकॉर्डिंग टू हिज ओन चॉइस ही हैज टू गो। तो वो चीज है। जैसे प्रिपरेशन आपने तो शुरू में किया और आपका फर्स्ट टाइम में ही जेआरएफ निकल गया, लेकिन कोई अगर कोई नया स्टूडेंट है, वो अगर करना चाहता है, उसका ऑब्जेक्टिव यही है कि उसे एकेडमिक्स में ही जाना है, लेकिन वो हम्म। कैसे, किस तरीके से अपने आप को उसमें मतलब इन्वॉल्व करे? क्योंकि टाइम बहुत लगता है, इतना हम्म। आसान नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेट हम्म। चीज़ें हैं। तो हम्म। टाइम मैनेजमेंट कैसे करें? क्योंकि कॉलेज भी आपको जाना है, सुबह जाना है, शाम को आना है, कॉलेज की चीज़ें, कॉलेज के असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, ये सब चीज़ें
ये सब चीजें आपने कैसे मैनेज करी? देखिए, मैंने कभी भी अपनी एकेडमिक लाइफ को और अपनी पर्सनल लाइफ को अलग अलग नहीं किया है। अगर हम क्लासरूम में कुछ चीज सीख रहे हैं तो दैट इज एडिंग समथिंग विच आई हैव टू डू एट माई होम ऑल्सो। उनको अगर मैंने सिंक्रोनाइज कर लिया है प्रॉपर तरीके से तो इट्स नॉट अ डिफिकल्ट थिंग टू डू। प्रॉब्लम ये होती है कि हम इन चीजों को बिल्कुल अलग कर लेते हैं। अपनी एकेडमिक्स को बिल्कुल हमने अलग कर दिया और अपनी पर्सनल लाइफ को हमने बिल्कुल अलग कर दिया, बट इट्स नॉट लाइक दैट। बीइंग अ टीचर अगर मैं कहूँ तो इन दैट ऑल्सो, बिकॉज दिस इज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ ओनली। हम उसे सेपरेट नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते ये बिल्कुल अलग चीज है और ये बिल्कुल अलग चीज है, नहीं। अगर हमें रिसर्च पेपर अगर हमें लिखना है तो दैट आई हैव टू डू इन माय पर्सनल लाइफ आल्सो, बिकॉज आई लाइक टू डू दैट। जो चीजें हमें पसंद है वो हम उसमें टाइम बाउंडेशंस नहीं लगाते हैं कि इतना ही टाइम है और इतने टाइम में ही हमें ये करनी है। अगर कोई चीज हमें वाकई पसंद है तो हम अपने पर्सनल टाइम में भी उस चीज को करते हैं। तो अगर रिसर्च पेपर से रिलेटेड कोई चीज है या फिर अगर पढ़ाई स्टडी से रिलेटेड कोई चीज है, अगर हमें वो पसंद है तो ऑब्वियसली वील डू दैट इन आवर पर्सनल टाइम आल्सो एंड वील स्टार्ट ग्रोइंग दैट वे। ओके। ओके। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है जो कॉमर्स स्टूडेंट्स एटलीस्ट यूज कर सकते हैं। ओके। जब आपने पीएचडी कर ली, आपने बताया कि आपको चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से कॉल आई, फाइनल वाइवा हुआ और फिर कॉल आई और आपने वहाँ ज्वाइन किया। तो यहाँ पर आप एएमयू में लगभग 10-11 साल रहे। उसके बाद चंडीगढ़ में और यहाँ फिर क्या दिक्कत, कुछ कुछ ऐसा डिफरेंस आपने महसूस किया कि यहाँ पर वो चीज़ें हैं और वहाँ पर नहीं है, या वहाँ पर हैं और वो चीज़ें यहाँ नहीं है? क्योंकि दोनों एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं और हम्म। दोनों अच्छे हैं। तो हम्म। आपका क्या एक्सपीरियंस है? देखिए, हर जगह की अपनी कुछ खासियत होती है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नो डाउट कि वो एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है और इतने साल पहले वो बनी हुई है, करीब 100 साल से ऊपर का टाइम हो चुका है। तब से लेके अब तक उसमें बहुत सारे चेंजेस आए हैं और बहुत कुछ हमने उसमें देखा है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जो है वो जो है अब कुछ टाइम पहले बनी है, आई थिंक 10-11 साल उसे हो चुके हैं बने हुए। और इसने इतने टाइम में अपने आप को बहुत ग्रो कर लिया है। और आज बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं जो कि हम टीचिंग में यूज कर रहे हैं, टीचिंग पेडागोजी में यूज कर रहे हैं, जो आज के हिसाब से हैं। तो इट इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। यहाँ पे जो पुराना मेथड रहा है ब्लैक बोर्ड का, चौक का, उसके साथ साथ हम बहुत सारी चीजें हैं जो कि नई हैं और वो हम यूज कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी का पूरा प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है यहाँ पे। इवन अटेंडेंस अगर ली जा रही है तो, और बहुत सी अलग चीजें हैं। तो दैट इज गुड। सो दोनों यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी हैं और दोनों ही अपने अपने लिहाज से बहुत अच्छा काम कर रही हैं। आपको यहाँ पर जब आप एएमयू में थे, तो आपने जैसे आपने पीएचडी भी करी, आपने ग्रेजुएशन भी किया, मास्टर्स भी किया, तो वो एक एक एजुकेशनल लाइफ थी। अब आप हम्म। वहाँ पे जॉब में हैं, वो एक प्रोफेशनल लाइफ है। तो एक इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन सेक्टर, क्या डिफरेंस आता है एक पर्सन की लाइफ में जब वो एजुकेशन में होता है और फिर वो प्रोफेशनली जा करके पढ़ा रहा है? तो पर्सनली आपकी लाइफ में क्या मतलब चेंजेस आपने महसूस किए? देखिए, हालांकि हर इंसान के अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं, लेकिन अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो मुझे बहुत ज्यादा चेंज नहीं लगा है। क्योंकि ड्यूरिंग रिसर्च ऑल्सो वी वर डूइंग अ नंबर ऑफ थिंग्स जो हम यहाँ पर भी कर रहे हैं टीचिंग के दौरान। सो उस टाइम पर, रिसर्च के टाइम पर, आई वॉज गेटिंग अ लिटिल ट्रेनिंग टू डू द थिंग्स विच आई एम डूइंग हियर ऑल्सो, बट हियर द थिंग्स आर हैज बीन डन इन अ मोर एडवांस लेवल। लेकिन जो बेसिक्स थे उसके वो क्लियर वहीं पे कहीं ना कहीं हो गए थे, बिकॉज जो मेरे सुपरवाइजर थे, ही इज अ वेरी जेंटल एंड वेरी नाइस पर्सन, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो he has given me a personal training to deal with all these types of things, so वो कॉन्फिडेंस था और वो काफी यूज हुआ है यहाँ पे। तो मुझे लगता है कि वहां से जो चीजें सीखी हैं मैंने, वही चीजें मैं यहाँ पे अप्लाई भी कर पा रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट से कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो उनसे डील करना, इस तरह की बात, या आप कुछ काम से रिलेटेड कुछ और? नहीं नहीं, अभी तक तो एज सच स्टूडेंट से कोई प्रॉब्लम हुई नहीं है, बिकॉज स्टूडेंट्स जो हैं बहुत अच्छे हैं, सारे सभी स्टूडेंट्स बहुत अच्छे हैं।
एंड देयर इज अ रैपो व्हिच इज देयर इन बिटवीन अस आल्सो, और मैं पूरी कोशिश करता हूँ दैट आई वुड गिव माय बेस्ट टू देम, ताकि उनकी ग्रोथ हो सके, उनका डेवलपमेंट हो सके। एंड आई थिंक बिकॉज आई एम गुड एट रैपो बिल्डिंग, तो उस चीज का यूटिलाइज वो कम से कम कर सकें और अपनी पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट में उसका यूज कर सकें। तो दैट आई एम ट्राइंग टू डू। सर एक बात और बताइए, बीच में जब आप पीएचडी कर रहे थे तो कोविड आ गया था, और उसमें लगभग 1-2 साल का टाइम बहुत बर्बाद हुआ है बहुत लोगों का। तो उस टाइम आप मतलब कैसे आपका प्रोजेक्ट, जो भी आप रिसर्च पेपर लिख रहे थे या जो भी काम कर रहे थे, उसको कैसे आपने कंटिन्यू किया, कैसे हुआ? ओके, देखिए आई वाज इन बिटवीन माय रिसर्च जब सडनली ये कोविड की सिचुएशन आ गई, और इट वाज रियली अनएक्सपेक्टेड कि क्या होने वाला है। लेकिन क्या था कि हम लोग घर पे आ गए वहां से। एक सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो यहाँ पे आया है, दैट इज टेक्नोलॉजी। क्योंकि टेक्नोलॉजी की वजह से हम बहुत सारे अलग अलग स्टेट से जुड़ पाए, अलग अलग जो टीचर्स हैं उनसे जुड़ पाए, प्रोफेसर से जुड़ पाए, और वहां से जो एक लर्निंग हुई है, दैट इज क्वाइट गुड। जो एक ब्लेंडेड लर्निंग का ये जो एक इम्पोर्टेंस है, वो उस वक्त पता चला। क्योंकि रिसर्च में बहुत सारे टूल्स और टेक्निक्स ऐसे होते हैं जो बहुत सोफिस्टिकेटेड होते हैं, उनको इजीली अंडरस्टैंड नहीं किया जा सकता। तो उन चीजों को समझने के लिए एक ब्लेंडेड लर्निंग जो थी उसका यूज किया गया, और ऑनलाइन लेक्चर्स और जो वर्कशॉप्स और कॉन्फ्रेंसेस हो रही थी, उससे काफी कुछ ग्रेस किया गया है, और काफी कुछ चीजें जो हैं वो सामने आई। उसी के साथ साथ क्या था कि जैसे फिजिकल हम वर्कशॉप में जाते थे पहले, तो उसमें क्या होता था, कोई रिकॉर्डिंग का सेक्शन नहीं होता था, हमें कोई रिकॉर्डिंग्स नहीं मिलती थी, इसलिए जितना हमें समझ में आया उस वर्कशॉप में उतना ही हम कर पाते थे। लेकिन कोविड के टाइम पे क्योंकि हमें रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल हो जाती थी, तो अगर हमें कोई चीज ऐसी है जो टेक्निकल चीजें हैं और एक बार में समझ में नहीं आ रही हैं, तो उसके बाद हम उन रिकॉर्डिंग्स को दोबारा देखते थे, फिर थर्ड टाइम देखते थे, और इस तरीके से उन चीजों को हम तब तक देखते थे जब तक कि वो चीजें हमें पूरी तरीके से नहीं आ जाती। तो आई थिंक ये बहुत बड़ा बेनिफिट रहा है कोविड के टाइम पे रिसर्चर्स के लिए, कि काफी अपॉर्चुनिटीज सामने आई हैं कनेक्ट होने के लिए। उसी के साथ साथ इंटरनेशनल लेवल पे भी कनेक्शंस बने। जैसे कि आई हैव डन अ वर्कशॉप इन ओमान आल्सो, इन दुबई आल्सो। तो वो चीज पॉसिबल हो पाई कोविड के टाइम पर ही, इस टेक्नोलॉजी की वजह से ही वो हो पाई। सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट पॉइंट व्हिच आई कैन से। अच्छा, कोविड जब जैसे खत्म हो गया, कोविड मतलब सब कॉलेज जाने लगे, सब चीजें होने लगी, तो फिर हम्म। ये टेक्नोलॉजी का यूज कम हो गया। मतलब आप हम्म। वर्कशॉप्स फिर ऑनलाइन वर्कशॉप्स नहीं हो रही थी, फिर आप मतलब आपको जाना पड़ रहा था फिजिकली। हम्म। नहीं नहीं, अभी भी, क्योंकि जो आफ्टर मैथ्स थे कोविड 19 के, टेक्नोलॉजी के फेज में अगर मैं कहूँ, तो अब भी ऐसा हो रहा है कि जो वो चीज हमने अभी छोड़ी नहीं है जो कोविड के टाइम पे टेक्नोलॉजी आई थी। जो भी इतनी सारी जूम मीटिंग्स और टीम्स पर, गूगल टीम्स पर जो भी वर्कशॉप्स और वो सब चीजें हो रही थी, वो अब भी हो रही हैं। क्योंकि उससे एक अपॉर्चुनिटी तो ये मिली है कि टेक्नोलॉजी को हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं इन द बेस्ट पॉसिबल वे, वो निकल के आया है। और आई थिंक वो चीजें अब भी हो रही हैं। तो इट बिकम्स इजी फॉर अस टू कनेक्ट विद द पीपल, टू कनेक्ट विद द रिसर्चर्स एट डिफरेंट लेवल। जैसे शुरू में मैंने आपसे पूछा कि कोई अगर स्टूडेंट है कॉमर्स बैकग्राउंड से और वो पीएचडी करना चाहता है, नेट जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहता है, तो क्या क्या उसे करना चाहिए? अब मान लीजिए कि ये किसी का एडमिशन हो गया, फिर पीएचडी के दौरान जो दिक्कतें आती हैं वो किस तरीके की दिक्कतें होती देखिए, पहले तो सबसे पहले दिक्कत जो आती है बच्चों को, वो ये होती है कि रिसर्च टॉपिक हम कौन सा सिलेक्ट करें। क्योंकि अलग अलग यूनिवर्सिटीज में अलग अलग क्राइटेरिया होता है। कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो पहले ही टॉपिक सिलेक्ट कराती हैं, कुछ ऐसे हैं जो बाद में टॉपिक हमें देखना पड़ता है। तो इट इज हैं? इम्पोर्टेंट मतलब कि हमारा आई एम सॉरी टॉपिक क्या होगा, हमारा रिसर्च एरिया क्या रहेगा। आई एम सॉरी तो आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू। पहले कराती हैं और बाद में कराती हैं, ये चीज़ थोड़ी समझ में नहीं आई। मतलब एडमिशन से पहले या मतलब कैसे? देखिए, अगर क्या होता है कि पीएचडी के एडमिशन के लिए जो कई बार यूनिवर्सिटीज जो होती हैं वो प्रेजेंटेशंस लेती हैं। तो ओके। जब प्रेजेंटेशन होती है, तो वो कई बार ये होता है कि किस टॉपिक पर वो प्रेजेंटेशन जा रही है, वो उसका टॉपिक देखते हैं, उसको सिलेक्ट करते हैं जो
प्रपोजल्स होते हैं वो देखते हैं, और उसके बेसिस पर वो देखते हैं कि बच्चे को लेना है या नहीं लेना है। दैट इज वन थिंग। कुछ ऐसा है कि ऑन द बेसिस ऑफ दैट प्रेजेंटेशन वो इस बच्चों को सिलेक्ट तो कर लेते हैं, बट दे हैव टू मेक चेंजेस इन द टॉपिक्स। सो इट डिपेंड्स अपॉन यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी कि क्या नॉर्म्स चल रहे हैं वहां पर। तो सबसे पहला ये है कि हमारा टॉपिक किस तरह का होगा, कि हमारा कोर इंटरेस्ट किस चीज में है, उस चीज को फाइंड आउट करना, और उसके बाद में जो एमर्जिंग टॉपिक्स हैं उनको देखना कि हम उसमें क्या कर सकते हैं, क्योंकि देर आर नंबर ऑफ थिंग्स विच कैन बी डन। जो रिसर्च है वो एक सब्जेक्ट पर नहीं हो सकती है एक साथ में, दैट इज टू बी डन ऑन वन पर्टिकुलर और स्पेसिफिक टॉपिक ओनली। तो उन टॉपिक्स को फाइंड आउट करना, जो वेरिएबल्स हैं उसमें वो क्या होंगे, उन चीज को अंडरस्टैंड करना, दैट इज अ बिग थिंग टू डू। तो सबसे पहले ये प्रॉब्लम आती है, उसके बाद में आता है रिसर्च मैथोडोलॉजी को, क्योंकि रिसर्च मैथोडोलॉजी इज अ टेक्निकल पार्ट जो हमें सीखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि द होल डेटा वी आर कलेक्टिंग वी हैव टू अप्लाई टेक टूल्स एंड टेक्निक्स ऑन दैट। तो किस तरीके से हमें वो सीखना है, कहाँ से सीखना है, दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम। हालांकि अभी फिलहाल यूट्यूब पर इतनी ज्यादा वीडियोस नहीं है जो हमें एग्जैक्टली बता सके चीजों के बारे में। तो उसी की वजह है कि वर्कशॉप्स करनी पड़ती हैं स्पेसिफिकली कि हमें क्या यूज करना है। अगर हमें स्ट्रक्चर्ड इक्वेशन मॉडलिंग यूज करनी है अपने रिसर्च में, तो वी हैव टू फाइंड आउट दैट प्रॉपर वे विद द हेल्प ऑफ वर्कशॉप्स। ओके, तो वो चीजें करनी पड़ती हैं। तो दैट इज व्हाई इट बिकम्स द सेकंड पॉइंट जो कि प्रॉब्लम सामने आती है। बट इफ आवर सुपरवाइजर इज गुड इनफ टू dictate the things or to tell the things which are there, so it becomes a little easy for the students also. अच्छा, आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स से, जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं या नॉन कॉमर्स के भी हैं, लेकिन वो इस एकेडमिक्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं? आपका कुछ Hmm. सजेशन हो? See, students are students, वो कॉमर्स के हो सकते हैं, मैनेजमेंट के हो सकते हैं, बिकॉज टुडे इट्स एन इंटरडिसिप्लिनरी सॉर्ट ऑफ थिंग। बिकॉज आई हैव taught the students to commerce also at the time of my doctorate. I have taught the students of management also. I have taught the students of hotel management and tourism as well. तो स्टूडेंट्स को, क्योंकि मैनेजमेंट इज समथिंग जो हर जगह पे है, टूरिज्म में भी है, एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट मैनेजमेंट में है, इट इज देयर इन होटल मैनेजमेंट, इट इज देयर इन मैनेजमेंट इन कॉमर्स, तो इट इज समथिंग विच इज एवरीवेयर। तो एक चीज मैं यही कहना चाहूंगा कि वॉट एवर यू आर डूइंग, जस्ट इम्प्रूव द स्किल्स यू आर वर्किंग अपॉन, क्योंकि इंडस्ट्री में जाने के लिए स्किल्स आर क्वाइट इंपॉर्टेंट। जो कम्युनिकेशन स्किल्स आर इंपॉर्टेंट, और उसी के साथ साथ जो नॉलेज है उसको गेन करना बहुत जरूरी है। सपोज वी आर इन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, तो वहां पे ये एक्सपेक्ट किया जाता है दैट द पर्सन शुड हैव दैट पर्सनैलिटी विच कैन help others to attract, or we can say not attract basically, ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि उसकी जो पर्सनालिटी हो दैट मस्ट बी वेरी सोबर, which have that element of good behavior in him। उसी के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स, रैपर बिल्डिंग, वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो एंड आई एम वर्किंग ऑन माय स्टूडेंट्स आल्सो ऑन ऑल दीज एस्पेक्ट्स। एक लीडरशिप सब्जेक्ट है विच आई एम टेकिंग, उसमें आई एम ट्राइंग टू डेवलप द स्किल्स एज मच एज दे कैन। So it is quite important for them also, and for every student, whether he is in any area, ये important है कि वो उस फील्ड को चुने जिसमें वो इंटरेस्टेड हैं, इंस्टेड ऑफ जस्ट टेकिंग द थिंग्स फ्रॉम योर फ्रेंड्स और समथिंग लाइक दैट, कि हमारा फ्रेंड ये कर रहा है तो हमें भी यही करना चाहिए। दैट इट्स नॉट लाइक दैट। योर फ्रेंड इज हैविंग हिज लाइफ, यू आर हैविंग योर ओन लाइफ। इंटरेस्ट सबके अलग अलग होते हैं, अपने इंटरेस्ट के बेस पे चीजों को करना, दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। अदरवाइज अगर हम किसी ऐसी फील्ड में चले जाते हैं जो हम सिर्फ किसी को देखकर चले गए हैं और हमारा उसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो वहीं पे जो काम होता है वो बर्डन बन जाता है, और उसके बाद में स्ट्रेस और फिर बर्नआउट की सिचुएशंस क्रिएट होती हैं जो कि प्रोडक्टिव नहीं होती। दैट इज क्वाइट डिस्ट्रैक्टिव। ओके सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, और आपसे ज़रूर बात करते रहेंगे।